हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का। आज का मेरा वीडियो है क्लास 10th के लिए और टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी पर बात करूँगा। इससे पहले मैंने समांतर श्रेणी पर कुछ जानकारी वाले वीडियो आपके लिए दिए हैं और आप तक पहुँचाए हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि समांतर श्रेणी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उस पर बात करें तो हम कहेंगे अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश 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 AN इज कॉल्ड एन AP। मतलब क्या बच्चों, सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम। अगर हम संख्याओं का एक अनुक्रम लेते हैं जिसमें हमारे पास संख्याएं A1 A2 और A3 यानी A1 से लेकर AN तक, AN का मतलब हो गया अनंत तक, मतलब फिनिट और इनफिनिट दोनों में ये नंबर होते हैं। तो हम इसका जो इसका n नंबर है उसको हम AN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जो जिसमें A1 A2 A3 से लेकर AN तक की संख्याएं हैं, तो उसे AP कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहेंगे। कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर D सच दैट, ठीक है। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब एक कांस्टेंट नंबर D जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब इनके बीच में A1 और A2, A2 और A3 इसी प्रकार से हर एक दो लगातार आने वाले नंबर के बीच में एक कांस्टेंट नंबर यानी एक स्थिर संख्या D एग्जिस्ट करता है। यदि ऐसा होता है तभी इसे हम AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आप इसको एक और बार ऐसे समझिए। मान लिया हमारे पास A1 A2 A3 A4 ऐसे हमारे पास AN तक संख्याएं हैं। यदि इनमें से प्रत्येक पहले और दूसरे, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे और चौथे, इस तरह से इनके बीच का जो अंतर है यदि वो कांस्टेंट है अर्थात स्थिर है या एक समान है, वो नहीं बदल रहा है, तभी हम इसको AP कहेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी कहेंगे। अच्छा, समांतर श्रेणी, अच्छा इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब आते हैं बात इस पर। तो ये जो है यहाँ इसको हम समांतर श्रेणी को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह से ले सकते हैं। तो हमारा जो A1 होगा वो इक्वल टू A होगा, मतलब A1 यानी पहला पद ही जो फर्स्ट नंबर होगा वही पहला पद होगा। फिर A2 निकालने के लिए हमें A1 प्लस D करना पड़ेगा, यानी कि A1 में D ऐड कर दो। अगर A3 निकालना है तो A2 में D ऐड करो, A4 निकालना है तो A3 में D ऐड करो, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं AN टर्म निकालना है तो इसका AN टर्म क्या बनता है बच्चों? ध्यान से देखो यहाँ पर। अगर हमें A1 निकालना है तो हमने A ले लिया, अगर हमें A2 निकालना है तो हमें A1 प्लस D ले लिया। A1 का मतलब हुआ कि A2 से एक कम, ठीक है, यानी कि ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर हम n मानेंगे तो इसको n-1 लेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे n-1 लिखा है, ध्यान दो। अगर ये n है तो ये n-1 हो जाएगा, तो n-1, ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी n-1। अगर ये n4 है तो यहाँ पर n-1 यानी 3 आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये, ठीक है, ये इसका मानक रूप या इसका चैनल फॉर्म हमें मिल जाता है। AN इक्वल AN-1, यानी कि n में से 1 माइनस किया प्लस D, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप आगे भी ले सकते हो। यहाँ पर नहीं एक एंड होता है, आपको जो भी नंबर, जो भी टर्म्स निकालना है उसको आप इसी तरह से ले सकते हो। मान लिया जैसे अगर हमें निकालना है A20, हमें A20 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
n-1, n की जगह हमारा 20 आ गया, 20 - 1 हो गया 19, A19 प्लस D। अगर सपोज हमें निकालना है A100, तब क्या होगा? सिंपल है भाई, 100 से एक कम यानी कि A99 प्लस D। ये तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स यानी पदों को ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। तो अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के जनरल फॉर्म की बात करूंगा। जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है व्यापक या मानक रूप, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि जो एपी होती है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जनरली उनका रूप कैसा होता है? सामान्यतः वो किस रूप के होते हैं, ठीक है, वही हुआ मानक रूप। और मतलब जितने भी एपीज होती हैं या समांतर श्रेणी होती हैं, उन सब के लिए वो सभी सवाल, वो सभी सीक्वेंस एक ऑर्डर को फॉलो करती हैं और उसी ऑर्डर को हम मानक रूप या जनरल फॉर्म कह सकते हैं। तो बच्चों A1 का जनरल फॉर्म, A1 यानी कि AP का पहला पद, इसका जनरल फॉर्म होता है A। अब हमें A2 का निकालना है तो हो जाएगा A प्लस D। अगर हमें A3 का निकालना है तो इसका जनरल फॉर्म होता है A प्लस 2D, ठीक है। अगर हमें A4 का निकालना है तो हो जाता है A प्लस 3D। इसी प्रकार से अगर हमें निकालना है A5 तो ये हो जाता है A प्लस 4D। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप इसको ध्यान से समझिए। A1 तो A हो गया, A2 जो A प्लस D हो गया, इसका मतलब हो गया 1D। यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा पद निकालना है तो 2D। मतलब जो भी पद हमें ज्ञात करना है, D का गुणांक उससे एक कम है। देखो D का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ D इज लेस देन दैट द नंबर, यानी कि A3 निकालना है तो इससे थर्ड तीसरा पद निकालना है तो D का गुणांक उससे तीसरे से एक कम यानी 2। इसी प्रकार अगर चौथा निकालना है तो D का गुणांक 3। इसी प्रकार अगर पांचवा निकालना है तो D का गुणांक 4। इस बात को आपने ध्यान रखना है और इसी आधार पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, मान लिया मैंने निकालना है A50, तो फिर मैं क्या लूँगा? तो मैं ये लूँगा A प्लस। अब 50 से कम, 50 से एक कम, 50 से 1 लेस अगर हम एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा, 49D बन गया। अगर हमें A78 निकालना है तो हमें क्या करना है? A प्लस 78 से एक लेस 77D। तो इस तरह से इसका मानक रूप तैयार होता है बच्चों। अच्छा, फाइनली इसको अगर हम इसको एक जनरल एक मानक रूप की बात करें तो इसके आधार पर हमें फाइनली क्या मिलता है? तो हमें मिलता है इसको मैं हटा देता हूं और फाइनली आपको मानक रूप दिखाता हूं। तो मानक रूप होता है AN यानी कि n टर्म्स। तो मैंने यहाँ पर 78 को हटाया, n लिया और A प्लस। अब ये आपको पता है कि n से एक कम है तो ये n-1 और इनटू में D है। ध्यान दो बच्चों, ये जो है इसमें 78 है, इसको मैंने n ले लिया, A की जगह A आ गया। अब ये 77 है जो कि 77 इससे एक कम है, 78 से एक कम है तो इसलिए n-1 हो गया। तो इसे कहेंगे मानक रूप या व्यापक रूप या जनरल फॉर्म।